हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड डे 4 सीरीज़ है और आज हम इसमें देखेंगे। हमने कल वाले पार्ट में देखा था कि जो ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है वो कॉग्निटिव लेवल जो है उसको हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। आज हमें देखना है अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन को। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ब्लूम टैक्सोनॉमी को रिवाइज कर लेते हैं जो कल पढ़ा था, जिससे कि आज हमें समझने में आसानी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग हमारी जो है वो और क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले कल मैंने आपको बताया था कि जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसको मैंने रिलेट किया था 3H से। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके डे 3 की वीडियो देख सकते हैं। इसमें हमने 3H दिया था। 3H जिसका मतलब था एक हैंड के लिए था, एक हार्ट था और एक हमारा हेड था। ठीक है, एक हैंड था, एक हार्ट था और एक हेड था। तो ये जो तीन चीजें होती हैं वो हमारी किससे रिलेटेड हैं? एक कॉग्निटिव से रिलेटेड है, ये कॉग्निटिव से हो गया, नहीं हैंड सॉरी, ये हमारा हैंड जो है ये साइकोमोटर से हो गया, हार्ट हमारा अफेक्टिव से हो गया और हेड हमारा कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है। इन ब्लूम टैक्सोनॉमी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव लर्निंग इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 मेजर डोमेन। तो ये 3 मेजर डोमेन आपको याद रखना है। और कल मैंने ये भी बताया था कि जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है वो आई थी 1956 में। जो कॉग्निटिव लेवल है उसका फिर 2001 में उसको क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया, उसको रिवाइज्ड किया गया। तो फिर क्या होता है कि ये जो हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इसी से ब्लूम टैक्सोनॉमी के बेस पे बनाने में आसानी होती है, इसलिए ब्लूम टैक्सोनॉमी दी गई है ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर जो हमारी लर्निंग है वो कैटेगराइज्ड होती है 3 मेजर डोमेन में। एक होता है कॉग्निटिव, मतलब यहाँ पर ये बताया जाता है कि कैसे हमारा जो कॉग्निटिव लेवल है वो डेवलप होता है। फिर जो हमारे अफेक्टिव डोमेन है वो कैसे डेवलप होता है, मतलब कि आपके जो इमोशंस होते हैं, आपके इमोशंस हो गए, फिर आपके जो एक्शंस होते हैं साइकोमोटर डोमेन वो कैसे डेवलप होता है। तो जो हेड होता है हमारा, मतलब कॉग्निटिव लेवल होता है, वो हमारा क्या है, दिमाग से रिलेटेड है। हमारी सोचने की जो पावर होती है, सोचने की स्किल जो होती है, वो सब रिलेटेड किससे होता है, दिमाग से होता है, मेंटल स्किल होती है। तो यहाँ पर यही दिया गया है कि जो कॉग्निटिव है हेड है और हमारा मेंटल है। फिर उसके बाद आता है हार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं और इमोशंस बोलते हैं, वो होता है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन जो है वो इमोशन की बात करता है, एटीट्यूड की बात करता है। फिर आता है साइकोमोटर जो हैंड और एक्शन, क्योंकि आप जब भी काम करोगे, कोई एक्शन का काम करते हो तो अपने हैंड के थ्रू करते हो, अपने लेग के थ्रू करते हो, तो इसको साइकोमोटर डोमेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो आप एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो वो डेवलप होती हैं। और ये दिस सेशन कवर, इस सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं, अफेक्टिव डोमेन के बारे में बात करेंगे और साइकोमोटर डोमेन के बारे में बात करेंगे। वो भी डिटेल में रहेगा, बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, पीपीटी भी आपको बाइलिंगुअल में मिलेगी। साथ में हम लोग लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सबसे पहले हम आज देखते हैं अफेक्टिव डोमेन की बात करेंगे। अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन क्या होता है, तो याद रखिएगा जो अफेक्टिव डोमेन है उसका सीधा कनेक्शन हमारा किससे होता है, हार्ट से होता है। किससे होता है, हार्ट से होता है। मैं लिख देती हूँ, अफेक्टिव डोमेन का कनेक्शन हमारे हार्ट से होता है। ठीक है, हार्ट से होता है। अब यहाँ पर पढ़ते हैं लिखा क्या है। लर्निंग इज नॉट ओनली कॉग्निटिव। जैसे कि आप जानते हो कि आप जब लर्निंग करते हो तो खाली आपका जो कॉग्निटिव रिलेटेड फंक्शन को डेवलप करना वही जरूरी नहीं होता है। बच्चे के अंदर जब आप डेवलपमेंट की बात करते हो तो उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ जब आप ऑल राउंड डेवलपमेंट करोगे तो आपका कॉग्निटिव भी आएगा, अफेक्टिव भी आएगा और साइकोमोटर डोमेन भी आएगा। तो यहाँ पर यही लिखा है कि लर्निंग कोई खाली कॉग्निटिव फंक्शन तो है नहीं, इंडिविजुअल ऑल्सो डेवलप। जो स्टूडेंट है आपको क्या करना है, उसको
एटीट्यूड भी उसका डेवलप करना है, उसका बिहेवियर, उसकी फीलिंग्स, उसके वैल्यूज़ और इमोशनल रिस्पॉन्सेस को क्या करना है, डेवलप करना है। एटीट्यूड हो गया, उसका बिहेवियर हो गया, फीलिंग्स हो गई, और क्या हो गए, वैल्यूज़ एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेस को भी हमें डेवलप करना है, क्योंकि बच्चे को पता होना चाहिए कि कहाँ पर उसको वैल्यू देनी है, क्या उसको वैल्यू में करना रहता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और कहाँ पर उसको इमोशनल अपने दिखाने हैं, कहाँ पर उसको इमोशनली स्ट्रांग रहना है, उसकी फीलिंग्स पर उसको कंट्रोल रखना है, उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, जैसे कि बिहेवियर एक पर्सन के साथ कैसा होना चाहिए, या फिर किसी इंडिविजुअल के साथ, या फिर आप एनिमल के साथ ले लीजिए, उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, तो उसको ये सब तो पता होना चाहिए। जो फिर आता है, जो अफेक्टिव डोमेन है, वो फोकस करता है हाउ वी डील विद थिंग्स इमोशनली, हम कैसे डील करते हैं। यही मैंने आपको बताया कि आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो हाउ टू डील विद थिंग्स इमोशनली, जैसे कि फीलिंग्स हो गए, वैल्यूज़ हो गए, एप्रिशिएशंस हो गए, मोटिवेशन हो गया, एटीट्यूड्स हो गया, इंथुजियाज्म हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे डील करना है। मतलब ये नहीं है कि आप खाली चीज़ों को पढ़ा रहे हो, रटा रहे हो, बल्कि ऐसा भी हो कि बच्चे को पता है कि उसका एटीट्यूड क्या है, आप कैसे बिहेव करोगे, आप कैसे वैल्यूज़ को फॉलो करोगे। खाली चीज़ों को रटा देना ही सॉल्यूशन नहीं होता है, बच्चे के अंदर चीज़ों को समझना भी होता है कि बच्चा खुद से समझकर रिस्पॉन्स दे पाए। अगर आप खाली रटा दे रहे हो, लर्निंग करवा दे रहे हो, तो वो आपको कॉग्निटिव डोमेन तो हो जाएगा कि हाँ कॉग्निटिव डोमेन हो गया, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग आ गई, लेकिन आपको इमोशनल डेवलपमेंट नहीं है, तो बच्चा जो है वो सही से नहीं समझ सकता कि उसका रोल क्या है। मेमोरी ट्रिक्स, यहाँ पर आपको ट्रिक्स दी हैं। अब हम इसके स्टेप्स की बात करते हैं। स्टेप क्या है इसके अफेक्टिव डोमेन के, तो यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया है कि मेमोरी ट्रिक जो है ये है, आप ये कर सकते हो, जैसे ये होता है जैसे कि R2VOC। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, अगर आपने पहले इसके स्टेप्स नहीं पढ़े तो अब नहीं बता सकते ये क्या लिखा है, R2VOC। और इसको रिलेट यहाँ पर ये जो लिखा है ये याद रखिएगा, ये फीलिंग, इमोशन, एटीट्यूड के लिए है, और ये अफेक्टिव का काम है। अफेक्टिव क्या करता है, हमारी फीलिंग्स, इमोशंस और एटीट्यूड को बनाए रखता है, फीलिंग्स, इमोशन, एटीट्यूड को बनाए रखता है। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने लोवेस्ट टू हाईएस्ट लेवल में इसका जो स्टेप है उसको लगाया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चीज़ों को रिसीव करते हैं। क्या करते हैं, चीज़ों को रिसीव करते हैं। तो पहला एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, नहीं समझ नहीं पाओगे। सबसे पहले क्या होता है, रिसीविंग होता है। क्या होता है, रिसीविंग करना। जब आप चीज़ को रिसीव करते हो तो आप उसको क्या करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो। रिस्पॉन्ड करने के बाद आप उसकी वैल्यूइंग करते हो। वैल्यू करने के बाद आप ऑर्गेनाइज, एंड लास्ट वन इज कैटेगराइजिंग, चीज़ों को कैटेगराइज करना। तो रिसीविंग, ठीक है, हम देखते हैं रिसीविंग क्या होती है। रिसीविंग मतलब ध्यान देना, इन्वॉल्व पैसिव पेइंग अटेंशन, ठीक है, ध्यान देना कि आप क्या कर रहे हो, इन्वॉल्व कर रहे हो पैसिव पेइंग अटेंशन एंड बीइंग अवेयर, आप अवेयर भी हो ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन आइडियाज, मटेरियल्स, फेनोमिना। इट इज़ द लोवेस्ट लेवल ऑफ लर्निंग, और ये क्या है, लोवेस्ट लेवल ऑफ लर्निंग है इन द अफेक्टिव डोमेन। जब हम अफेक्टिव डोमेन की बात करते हैं तो इसका सबसे लोवेस्ट लेवल कौन सा होता है, रिसीविंग होता है। क्या होता है, रिसीविंग होता है। जब आप क्या करते हो, चीज़ों को रिसीव करते हो, स्वीकार करते हो। तो मैं थोड़ा सा मैं हिंदी में भी इसको बता देती हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। ये याद रखिएगा, सबसे लोवेस्ट लेवल है, मतलब सबसे बेसिक लेवल है, किसका है, अफेक्टिव डोमेन का सबसे बेसिक लेवल है। यहाँ पर बच्चा क्या करता है, ध्यान से सुनता है, बहुत ही ध्यान से क्या करेगा, बात को सुनता है, और अपनी जो अवेयरनेस होती है उसको दिखाता है। कोई भी चीज़ है, कोई भी आइडियाज़ हैं, कोई भी मटेरियल है, कोई भी आपके आसपास की सराउंडिंग है, बच्चा अगर कोई चीज़ रिसीव कर रहा है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा कंसल्टेट करके उसको सुनेगा, कंसंट्रेट करके क्या करेगा, उसको सुनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि स्टूडेंट सिट क्वाइटली, एक बच्चा है वो बहुत ही शांति से बैठा हुआ है और क्या कर रहा है, लिसन अटेंटिवली, और वो बहुत ही ध्यान से टीचर को सुन रहा है। व्हेन द टीचर एक्सप्लेन द इन्वायरमेंटल
पॉल्यूशन, ठीक है, जब क्या कर रहा है टीचर जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन की, पॉल्यूशन जो हमारे आसपास का है वो कैसा है उसको एक्सप्लेन कर रहा है विदाउट आस्किंग क्वेश्चन येट, बिना क्वेश्चन पूछे। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, जब टीचर क्लास में इन्वायरमेंट पॉल्यूशन पर पढ़ा रहे हैं और बच्चा क्या कर रहा है चुपचाप बस ध्यान से सुन रहा है, तो वो क्या कर रहा है रिसीव कर रहा है, रिसीविंग कर रहा है। फिर उसके बाद हमारा आता है रिस्पॉन्डिंग। क्या आता है रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि बच्चा रिस्पॉन्स करेगा। अभी तो वो खाली सुन रहा था, लेकिन अब बच्चा क्या होगा पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेगा। एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, बच्चा क्या कर रहा है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है इन द लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस में क्या कर रहा है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। द लर्नर इज नॉट ओनली अवेयर ऑफ द स्टिमुलस, खाली वो स्टिमुलस मतलब जो चीजें दी जा रही उनको गेन नहीं कर रहा है, वो यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है टू इट इन सम वे, किसी भी तरीके से क्या कर रहा है रिएक्ट कर रहा है। यहाँ बच्चा क्या करता है सिर्फ सुनता नहीं है, बल्कि वो क्या करेगा एक्टिव वे में पार्टिसिपेट करेगा और रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, सबसे बड़ी चीज है रिस्पॉन्डिंग में कि बच्चा रिस्पॉन्स करेगा। अभी तक बच्चा क्या कर रहा था खाली रिसीव कर रहा था, जो टीचर ने बोल दिया जो पेरेंट्स ने बोल दिया उसको रिसीव कर रहा था, लेकिन अब क्या करेगा बच्चा रिस्पॉन्स करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा मतलब रिस्पॉन्स देगा। टीचर के पूछने पर बच्चा उत्तर देता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है जब आप टीचर होगा और टीचर ने कोई क्वेश्चन पुट अप किया तो बच्चा क्या करेगा उसका जवाब देगा, और या फिर बच्चा जवाब भी देगा और उस डिस्कशन में क्या करेगा इन्वॉल्व होगा, हिस्सा लेगा, और इसी को हम क्या कहते हैं रिस्पॉन्डिंग कहते हैं। मतलब यहाँ पर रिस्पॉन्डिंग में बच्चा क्या करता है एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, अपना जो क्या करेगा एक्शन दिखाएगा कि हाँ मैं एक्टिव हूँ, ये नहीं कि मैं पैसिव बैठा हूँ, मैं एक्टिव हूँ। यहाँ पर ओबेज रूल पार्टिसिपेट इन डिस्कशन। ठीक है, बच्चा क्या करेगा जो भी रूल्स उसको दिए जाएंगे वो फॉलो करेगा और पार्टिसिपेट भी करेगा। देखो यहाँ पर है एग्जाम्पल दे सकते हो कि आंसर अ क्वेश्चन, एक स्टूडेंट है वो वॉलेंटरली क्या कर रहा है आंसर कर रहा है क्वेश्चंस को ड्यूरिंग द डिस्कशन, डिस्कशन के समय ऑन द पॉल्यूशन एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द प्लांटेशन ड्राइव। जब बच्चा क्या कर रहा है बच्चा प्लांटेशन भी कर रहा है और डिस्कशन भी कर रहा है, आंसर भी दे रहा है क्वेश्चंस का। ठीक है, तो अभी तक हमने दो पढ़ लिए, हमने एक पढ़ा रिसीविंग और रिस्पॉन्डिंग। अब उसके बाद आता है रिसीव कर लिया रिस्पॉन्ड भी दे दिया, अब आता है वैल्यूइंग। अब चीजों को वैल्यू करेगा। ठीक है, मूल्य देना, वैल्यू कर रहा है। यहाँ पर क्या होता है कि जो बच्चा होता है ना वो चीजों को समझता है कि क्या चीज इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीज किसको इम्पोर्टेंस देनी है, वो वैल्यू को समझता है और उसे जो अपनी पसंद या वैल्यूज होती हैं उन्हें बना लेता है। मतलब जो चीज़ों को वो पसंद करेगा वो उसको अपने उसमें रख लेगा कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है। ठीक है, तभी यहाँ पर वो बच्चा क्या करता है बिहेव करता है उसी चीज़ को। अगर वो क्या करता है कि देख रहा है कि हाँ मुझे ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसको लेकर चलना है आगे, तो वो उस चीज़ की वैल्यू करेगा। रिफर्स टू द एबिलिटी टू सी द वैल्यू, ये क्या करता है एबिलिटी है आपकी कि वो देख सकता है कि क्या वैल्यू है कि नहीं, कोई चीज उसने सीखी। अभी तक मैंने देखा ना कि वो रिसीव किया, उसके बाद उसने रिस्पॉन्ड किया, अब वो देखेगा कि वो जो चीज मैंने सीखी है उसकी वैल्यू है कि नहीं, उसके लिए मुझे कुछ अच्छा मिलता है कि नहीं, मुझे ठीक है उसकी वैल्यू होती है कि नहीं, वर्थ है कि नहीं ऑफ समथिंग एंड एक्सप्रेस इट। तभी वो क्या करेगा उसको एक्सप्रेस करेगा। जैसे किसी बच्चे ने कोई काम अच्छा किया, आपने उसको प्रेज किया, उसको आपने कुछ रीइंफोर्समेंट दिया, तो वो बच्चा क्या करता है उस काम को आगे भी ले जाता है, उसको करता है। लेकिन अगर उसको पनिशमेंट मिल गई तो बच्चा वहीं पर उस बैड हैबिट को क्या करता है रुक जाता है, वो आगे से नहीं करेगा उस काम को। तो यहाँ पर यही है कि जो लर्नर है अटैच द वर्थ टू द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट फेनोमेना और बिहेवियर। अगर बिहेवियर है या फिर कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है, अगर वो ठीक है उसके लिए अच्छी है तो वो चीज़ को वो लेगा, नहीं तो उसको हटा दिया जाएगा, उसकी वैल्यू वो नहीं करेगा।
अब यहाँ पर जैसे लिखा है, स्टूडेंट डेवलप करता है एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल बिलीफ इन एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन। मतलब बच्चा ने जो है, स्टूडेंट है, उसने पहले ही क्या कर लिया है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल बिलीफ बना लिया है। और ट्राई टू कन्विंस अ फ्रेंड, अब अपने फ्रेंड्स को भी कन्विंस कर रहा है नॉट टू यूज सिंगल यूज प्लास्टिक, जो एक बार प्लास्टिक यूज होती है उसको मत यूज करो, अपने दोस्तों को भी बताता है। ठीक है, बच्चा खुद मानता है कि हमें क्या करना है, जो इन्वायरमेंट है उसकी जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी, हमें जिम्मेदारी के साथ साथ उसको इन्वायरमेंट को बचाना है। और वह दोस्तों को भी कहेगा कि प्लास्टिक का यूज़ ना करो, उसको दोस्तों को मना करेगा। तो ये होता है चीज़ों को वैल्यूइंग करना, समझ लेना कि क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्या चीज़ हमें लेकर चलनी है। अगर वो चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं होती तो बच्चा वो फिर काम नहीं करता है। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग और ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर है पुटिंग टुगेदर, ऑर्गेनाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, पुटिंग टुगेदर डिफरेंट वैल्यूज। अब हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग जो हमने वैल्यूज हैं, डिफरेंट वैल्यूज को एक साथ लेकर आ रहे हैं, टुगेदर इंफॉर्मेशंस हो गए या आइडियाज हो गए। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, मतलब रीसॉल्व करते हैं कॉन्फ्लिक्ट को बिटवीन देम टू बिल्ड अ यूनिक पर्सनल वैल्यू सिस्टम। यहाँ बच्चा क्या करता है, अलग अलग जो वैल्यूज होती हैं के बीच में क्या करेगा, बैलेंस करेगा, और उसमें से जो प्रियोरिटी को है, जिसको प्रियोरिटी देनी है, उसको सेट करता है। और समझता है कि कौन सी चीज़ें सही, मान लीजिए आपके दिमाग में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी कि ये मुझे ये चीज़ करना चाहिए या ये चीज़ करनी चाहिए, तो उसने क्या किया, दोनों चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया, दोनों चीज़ों को लेकर आया साथ में, और फिर देखेगा कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। और उसमें फिर जो चीज़ सही होती है वो उसी को क्या करता है, चुनता है, सेलेक्ट करता है। अब यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया है, जो स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है, प्रियोरिटाइज कर रहा है इकोनॉमिक फ्रेंडली चॉइस। इकोनॉमिक की जो फ्रेंडली चॉइस है, इवन व्हेन इट रिक्वायर्स पर्सनल सेक्रीफाइस और मैनेजिंग टाइम बिटवीन स्टडीज एंड इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज। मतलब कह रहे हैं कि अगर बच्चे के पास खेलने का टाइम है, बच्चे के पास क्या है, खेलने का टाइम है, और दूसरी तरफ पेड़ लगाने की इच्छा है, उसके अंदर ड्राइव है, तो वह क्या करेगा, टाइम मैनेज करके इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए अपना जो है वो योगदान देगा। जो पेड़ लगाना है उसको वो प्राथमिकता देगा, उसको इम्पोर्टेंस देगा, उसको ऊपर रखेगा। तो ये होता है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, कि वो जानता है कि मुझे, मेरे पास खेलने का टाइम है, ठीक है, और वो कह रहा है कि दूसरी तरफ मुझे क्या करना है, पेड़ भी लगाने, मेरे उसके अंदर इच्छा है, उसकी ड्राइव है। तो बच्चा क्या करेगा, वो टाइम को मैनेज करेगा। यही हुआ ऑर्गेनाइजिंग। दो चीज़ों में आप क्या कर रहे हो, चीज़ों को जो सही है उसको पहले आप पिकअप करते हो, चूज करते हो, सेलेक्ट करते हो। फिर उसके बाद आता है कैरेक्टराइजिंग। क्या करना है, कैरेक्टराइजिंग। कैरेक्टराइजिंग का मतलब होता है, कैरेक्टराइज और कैरेक्टराइजिंग, ये जो होता है हमारा हाईएस्ट लेवल है, ठीक है, ये क्या है, हमारे सबसे हाईएस्ट लेवल है। और यही जो वैल्यू होती है ना, बच्चों को लाइफ टाइम और उनके जो परमानेंट बिहेवियर होते हैं ना, वो बन जाती है। देखो यहाँ लिखा है, एक्टिंग कंसिस्टेंटली इन अकॉर्डेंस विद द वैल्यूज इंटरनलाइज्ड। मतलब जो बच्चे के अंदर वैल्यूज अब जा चुकी हैं, वैल्यूज जो क्या हो गई हैं, कंसिस्टेंटली आपके अंदर आ चुकी हैं, कंसिस्ट हो चुकी हैं। इट फॉर्म्स अ लाइफ टाइम और फिलोसफी ऑफ लाइफ। ये क्या है, वो आपके लाइफ टाइम के लिए हो गई हैं। कैरेक्टराइज में क्या हो रहा है, जो चीज़ें आपके लाइफ टाइम के लिए हो गई वो आपकी फिलोसफी ऑफ लाइफ बन चुकी हैं। एंड इन्वॉल्व्स बिल्डिंग अब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। और ये क्या करती हैं, इन्वॉल्व करती हैं कि आपके अंदर क्या बिल्ड होता है, बिल्डिंग अब्स्ट्रैक्ट नॉलेज एंड परमानेंट कैरेक्टर ट्रेट्स। आपके अंदर अब यही ट्रेट्स, यही क्वालिटी आ चुकी है, और यही आपकी हाईएस्ट लेवल होती है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, द स्टूडेंट बिकम अ लाइफ लॉन्ग एडवोकेट फॉर सस्टेनेबल लिविंग, environmental protections become an integral parts of their personality and lifestyle। मतलब ये है कि अब वह जब बड़ा हो गया है, बच्चा बड़ा होकर भी कचरा अभी भी क्या करता है, सड़क पर नहीं फेंकता है, हमेशा क्या करेगा, इको फ्रेंडली लाइफ जीता है। और जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है
अब वो जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है वो उसकी क्या बन चुकी है, पर्सनालिटी बन चुकी है। तो लास्ट में ये होता है कि वो हैबिट आपके अंदर इंटरनलाइज हो जाती है, एकदम आपके ट्रेट में आ जाती हैं, परमानेंट कैरेक्टर की तरह बन जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अफेक्टिव डोमेन्स जो है किसने दिया था, कैथवोल ने दिया था, एडरसन एंड कैथवोल। कल का जो सेशन हुआ था उसमें मैंने बताया था कि अफेक्टिव डोमेन जो हो गया, कॉग्निटिव डोमेन हो गया, और साइकोमोटर डोमेन किसके द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया है कैथवोल के द्वारा, कैथवोल ने दिया है, और एडरसन का भी नाम आता है। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला, सबसे पहला हमने क्या बताया कि हम चीज़ों को रिसीव करते हैं, और रिसीव कैसे करते हैं, जैसे कि अभी मैं कोई बात बोल रही हूँ और आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो, अभी आप क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो। लेकिन कुछ देर बाद आपसे मैं जब क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है, अभी जैसे प्रैक्टिस सेशन लगाएंगे तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आपसे पुटअप करेंगे, तो आप क्या करोगे, रिस्पॉन्स करोगे, वही हो जाएगा रिस्पॉन्डिंग। फिर उसके बाद है वैल्यूइंग। वैल्यू करते हो जब आपको लगता है कि जो चीज़ मैंने गेन की है वो सही है कि नहीं। ठीक है, आप क्या करोगे, सही होगी तभी आप क्या कर पाओगे कि मतलब आपको पता चल रहा है कि लोगों के द्वारा वो चीज़ पसंद की जा रही है, उसकी वैल्यू है, तभी आप उसको इम्पोर्टेंस दोगे। ठीक है, आपको वैल्यू में मैंने यही बताया था कि बच्चा समझता है कि क्या ये चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट होगी तो ठीक है, वो उसकी वैल्यू करेगा। फिर उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग उसके बाद होता है जब आप चीज़ों को साथ में लाते हो कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। ठीक है, आप दोनों के बीच में क्या करते हो, बैलेंस करते हो, जो बात मतलब सही रहती है, जो चीज़ होती है उसको आप लेते हो, उसकी वैल्यू करते हो। और कैरेक्टराइजिंग में क्या करते हो, आप चीज़ों को कैरेक्टराइज करते हो, मतलब आपकी पर्सनैलिटी में वही चीज़ें आपकी ट्रेड बन जाती हैं। ऑर्गेनाइजिंग में एक चीज़ और था कि आप क्या करते हो, जो चीज़ें होती हैं उनमें आप देखते हो कि कौन सी चीज़ मुझे करनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए, ऑर्गेनाइज करते हो। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा इसको देखकर। अब हम आते हैं साइकोमोटर डोमेन। अब साइकोमोटर डोमेन जो है वो हैंड से रिलेटेड, एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, एक्शन बेस्ड इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एक्शन बेस्ड कहते हैं। साइको डोमेन का सीधा मतलब यही होता है कि आप क्या है, ये एक्शन बेस्ड है, और हैंड के थ्रू आपका हैंड हो गया या फिर बॉडी मूवमेंट, जितना भी आपका बॉडी मूवमेंट है वो किस में आता है, साइकोमोटर डोमेन में आता है। अब जैसे कोई भी आप फिजिकल मूवमेंट कर रहे हो, यहाँ पे लिखा है, ये फोकस किस पे करता है, फिजिकल मूवमेंट हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, मोटर स्किल्स हो गई, एंड मोटर मोटर स्किल्स हो गई, जैसे कि आपको पता है कि आप ड्राइविंग करते हो, टाइपिंग करते हो, और ड्रेसिंग हो गया, साइंस लैब में जाके आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, ये सब किस पे आती है, ये किस। सो इसमें क्या होता है, जितने भी आपकी बॉडी रिलेटेड चीज़ें होती हैं कि आप जो भी बॉडी मूवमेंट कर रहे हो, फिजिकल काम कर रहे हो, वो सब आता है यहाँ पर। जैसे लिखा है टेक्निकल डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, एबिलिटी आपकी है कि आप क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो, बॉडी को मूव कर रहे हो, या फिर कोई भी फिजिकल काम कर रहे हो, तो ये इसमें आता है। जब आप कोई काम किससे करते हो, हैंड से करते हो, ये चीज़ याद रखनी है आपको। साइकोमोटर डोमेन यही होता है कि आप फिजिकली आप कोई काम कर रहे हो, मूवमेंट के थ्रू काम कर रहे हो, कोऑर्डिनेशन हो गया, मोटर से जैसे साइकिलिंग करना हो गया, टाइपिंग करना हो गया, और कुछ ड्राइंग हो गया, वो सब हमारे किस में आएंगे, साइकोमोटर डोमेन में आएंगे। इसको देने वाले कल मैंने इसको बताया था, देव थे, कौन से, RH देव थे। अब इसकी हम लोग ये देख लेते हैं, RH देव का इम्पोर्टेंट, ज़्यादा रोल इम्पोर्टेंट है। सिम्पसन की भी टेक्सोनॉमी है, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, आज तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्लास लंबी जाएगी। अब यहाँ पर आप ट्रिक देख सकते हो, देव की टेक्सोनॉमी जो है, यहाँ पर आपको एक शॉर्ट फॉर्म मिल जाएगा इनकी। देखिए पहले हम इसको देख लेते हैं, इसमें होता क्या है। एक होता है इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है आप नकल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इमिटेशन। मैनिपुलेशन, आप चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हो, मैनिपुलेशन। प्रिसीजन मतलब आपके अंदर एकदम क्या हो गई है, वो चीज़ें बहुत ही प्रिसाइज वे में हो गई, बहुत ही एक्यूरेट हो गई। आर्टिकुलेशन हो गया, एंड नेचुरलाइजेशन। तो ये जो है इसके स्टेप्स हैं।
साइकोमोटर डोमेन के आपको स्टेप्स हैं। तो इमिटेशन सबसे पहले होता है, आप कोई चीज़ क्या करते हो, इमिटेट करते हो। तो पहले इसको ये याद कर लीजिए कि आई एम पैन इसकी ट्रिक है। आप ऐसे याद कर सकते हो, आई से मतलब इमिटेट, एम से मतलब मैनिपुलेशन, पी से प्रिसाइज हो गया, ए से आर्टिकुलेशन, एंड लास्ट में नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन। अब यहाँ पर आता है साइकोमोटर डोमेन, जो है लोवेस्ट से हम लोग हाईएस्ट देखेंगे। तो बताइए लोवेस्ट कौन सा होगा? लोवेस्ट हमारा होगा इमिटेशन, जब हम चीज़ों को नकल करते हैं। और ये हमारा क्या है? फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है इसको, और ये देव मॉडल है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, ऑब्जर्विंग एंड इमिटेशन। ऑब्जर्विंग एंड इमिटेशन, अनुकरण करना। ठीक है, क्या करना? अवलोकन और अनुकरण करना। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, चीज़ों को देखते हैं और नकल करते हैं, कॉपी करने की कोशिश करते हैं। इट इन्वॉल्व्स एक्टिव मेंटल अटेंडिंग ऑफ अ फिजिकल बिहेवियर एंड अटेम्प्ट टू कॉपी। सबसे ज़रूरी क्या है, ये सब हटाइए। अरे यार, लाइन हो रही है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप एक मिनट, चीज़ों को क्या करते हो, अटेम्प्ट करते हो कि हम कॉपी कर सकें। क्या कर सके? चीज़ों को कॉपी कर सके, इमिटेट कर सके। ऑब्जर्व तो करते हो लेकिन नकल करते हो, क्योंकि आपको बाद में वो बिहेव जो आप नकल करते हो उसको करना भी रहता है। इट इन्वॉल्व्स एक्टिव मेंटल, मतलब आपका ब्रेन जो होता है वो क्या रहता है? एक्टिव रहता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? नकल कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो। अटेनिंग ऑफ अ अटेंडिंग ऑफ अ फिजिकल बिहेवियर एंड अटेम्प्ट कॉपिंग ऑफ दैट फिजिकल बिहेवियर, उस बिहेवियर को आप कॉपी करते हो। द लर्नर ऑब्जर्व्स एंड एक्शन, जो एन एक्शन है उसको क्या करेगा? ऑब्जर्व करता है। लर्नर जो होता है ऑब्जर्व्स एन एक्शन एंड अटेम्प्ट टू रिपीट इट, उसको भी बाद में करता है। अब जैसे आप छोटे बच्चे को देखते होंगे, अ स्टूडेंट वॉचेस द टीचर्स डिमॉन्स्ट्रेट, एक बच्चा है देख रहा है कि टीचर डिमॉन्स्ट्रेट कर रही हाउ टू होल्ड अ माइक्रोस्कोप स्लाइड्स। अब उसको पता चल गया कि उसको, वो देख रहा है कि कैसे होल्ड करना है माइक्रोस्कोप स्लाइड को, एंड ट्राई टू होल्ड इट द एग्जैक्ट सेम वे। बच्चा क्या करता है? उसको एग्जैक्टली वैसा ही क्या करता है? ट्राई करता है। क्या करेगा? ट्राई करता है कॉपी करने की। जैसे आपने देखा होगा, छोटे में हम लोग देखते हैं ना, टीचर्स को पेन पकड़ते तो हमारे अंदर एक ड्राइव आती है ना कि मुझे भी पेन से लिखना है, मुझे भी पेन से लिखना है, जैसे मेरी टीचर लिखती है। वहीं पर एक बच्चा और होता है, और कभी कभी जैसे कि हम लोग कॉपी में चेक मारते हैं, तो टीचर को देखते हैं कि उसने चेक मारा, तो हमें क्या लगता है कि हम भी वही काम करते हैं, हम भी अपनी कॉपी में या पेंसिल से ऐसे ऐसे चेक मारते हैं। फिर एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि हम छोटे में किसी को ड्राइव करते देखते हैं। ठीक है, ड्राइव करते देखते हैं, फिर हमें भी वही जो ड्राइव करते हुए है, फिर उसकी कोशिश हम भी करते हैं। ठीक है, हम भी क्या करते हैं? छोटे में ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही अपने हाथ को रोटेट करते हैं, कि जैसे कि हमने स्टीयरिंग पकड़ी हुई है और रोटेट कर रहे हैं। तो ये होता है नकल करना, और ये हमारी किसकी है? साइकोमोटर की है। ठीक है, साइकोमोटर का पहला स्टेप है कि हम चीज़ों को नकल करते हैं, इमिटेट करते हैं। फिर आगे आते हैं, है मैनिपुलेशन। अब यहाँ पर हम चीज़ों को क्या करते हैं? थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं। जैसे लिखा है, परफॉर्मिंग अ सर्टेन एक्शन बाय मेमोरी। अब बच्चे ने वो चीज़ याद कर ली, लेकिन अपनी मेमोरी के थ्रू अब वो उसको परफॉर्म कर रहा है by following written verbal instructions rather than direct observation। यहाँ पर बच्चा जो है वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन तो नहीं कर रहा है, यहाँ बच्चा सामने देखकर नहीं, लेकिन बल्कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं पढ़कर या मेमोरी के बेस पर काम खुद करने की कोशिश करता है। अब जो उसको याद रह गया है या फिर कोई चीज़ लिखी हुई है, तो उसको देखकर वो चीज़ करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा कि मम्मी पेड़ कैसे लगाती हैं गमले में। ठीक है, तो हम भी आएंगे थोड़ी देर बाद, मम्मी जा चुकी होंगी, मम्मी ने करा, हमने बहुत ध्यान से उसको देखा, क्या किया? नकल किया। अब मम्मी गई, हमने कहा हम भी करके देखेंगे, तो बच्चे क्या करते हैं? उसी चीज़ को फिर से करेंगे, तो उसको क्या करते हैं? मैनिपुलेशन करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। फिर यहाँ पर जैसे लिखा है, साइंस लैब में आपने देखा कि जो स्टूडेंट है वो सेट
up an experiment by reading step by step instruction given in the lab manual। जो लैब में बुक होती है ना, जो मैनुअल होती है उसको देखकर बच्चे क्या करते हैं, उसको पढ़ पढ़ के, यहाँ पर लिखा है रीडिंग द स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन गिवन इन द लैब मैनुअल, उसको क्या करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। तो मैनिपुलेशन में ये होता है कि हम चीज़ों को अब नकल तो नहीं कर रहे हैं, जो हमारे सामने वो चीज़ है नहीं, ऐसे यहाँ लिखा है कि अब हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे हैं, अब हमारे दिमाग में जो चीज़ रह गई है हम उसको करने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी आपको मैंने पेड़ लगाने वाला एग्जाम्पल दिया, ठीक है, कि मम्मी की नकल तो कर लिया, लेकिन अब वो चीज़ को हम देख रहे हैं कि हमें बाद में आके बच्चा देखेगा कि मुझे कितना याद है, मम्मी जा चुकी हैं, अब वो खुद से कर रहा है, इसे कहते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन का मतलब होता है कि जब आप एक्यूरेसी है आपके अंदर पर इन परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी इन परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है विद कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस। ये होता है ना, जब आप लगातार प्रैक्टिस करते हो तो चीज़ें आपकी बहुत ही ज़्यादा, आपके अंदर क्या हो जाता है, आपके परफॉर्मेंस में एक्यूरेसी आ जाती है, आप बहुत ही एक्यूरेट वो चीज़ करने लगते हो। बार बार जब आप क्या करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तब ये होता है कि आप एकदम सटीकता से काम कर पाते हो, एकदम आपके अंदर क्या आ जाता है, परफेक्शन आ जाता है। अब जैसे कोई भी है, वो जाएगा पहले पढ़ाने जाएगा तो उसकी उतनी अच्छी एबिलिटी नहीं रहती है पढ़ाने में, ठीक है, जब वो टीचिंग करने जाता है शुरुआत में तो वो उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाता है, और कहीं कहीं जैसे कि है लैग करता है कि वो अपनी बात को सही से नहीं पहुंचा पाता है। लेकिन जब वो 2-3 साल पढ़ाता रहता है तो देखिए उसके अंदर एकदम बहुत ही अच्छी परफेक्शन आ जाती है, और वो बहुत ही इजीली कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर पाता है, तो उसको कहते हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब ही होता है कि आपके अंदर क्या आ गई है, एक्यूरेसी आ गई, आप बहुत ही अच्छे से चीज़ों को कर पा रहे हो, जो टास्क है वो परफॉर्म्ड विद स्मूथ एग्जीक्यूशन और मिनिमल एरर, मतलब आप बहुत ही आसानी से काम को स्मूथली कर पा रहे हो और गलतियां एकदम कम हो गई हैं, मिनिमल हो गई हैं। एंड हायर स्किल है ये विदाउट नीडिंग गाइडेंस, यहाँ पर आप ये हाई लेवल पर पहुंच जाते हो जहाँ पर आपको बिना किसी गाइडेंस के आप चीज़ों को कर लेते हो, तो उसको बोलते हैं प्रिसीजन। बस ये चीज़ याद रखिएगा, प्रिसीजन में क्या होती है, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पा रहे हो। सबसे पहले हमने क्या बताया, आपने नकल लिया, इमिटेशन किया, आपने नकल किया, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, मैनिपुलेशन कर रहे हो। मैनिपुलेशन कर रहे हो मतलब आप चीज़ खुद से करके देख रहे हो। फिर जब आप उस चीज़ को करते करते, अब आपने जैसे कि देखा था मम्मी पेड़ लगा रही थी, मम्मी को आपने देखा कि वो मम्मी पॉट पे पेड़ लगा रही हैं, ठीक है, मम्मी ने पेड़ लगाया, उसके बाद मम्मी आ गई, फिर आपने जाके, अब मम्मी आपके सामने नहीं है, आप उसको जाके लगाओगे, ठीक है, आप खुद से करोगे, और वही काम आप 2-3 बार कर रहे हो, 4-5 बार किया, और आपने देखा कि मेरे अंदर तो बहुत अच्छे से एक्यूरेसी, मान लीजिए वही काम करने में आपको पहले आधा घंटा लगते थे, आधा घंटा कम हो गए हैं, अब आप उसको बिना गलती के बहुत जल्दी कर ले रहे हो, इसे कहेंगे प्रिसीजन। जैसे कि स्टूडेंट है, वो बिना किसी मदद या बिना किसी गलती के क्या कर रहा है, साइंस प्रैक्टिकल को एकदम परफेक्ट और जल्दी से पूरा कर ले रहा है। यहाँ लिखा है द स्टूडेंट परफॉर्म द साइंस एक्सपेरिमेंट एक्यूरेटली इंडिपेंडेंटली, मतलब किसी की हेल्प नहीं, जरूरत नहीं है उसको, वो अपने आप कर रहा है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वे में कर रहा है, एंड क्विकली विदाउट मेकिंग एरर, बहुत जल्दी कर ले रहा है बिना गलती करे, ये हो गया कि प्रिसीजन। फिर उसके बाद हमारा आता है आर्टिकुलेशन। अब जैसे इसमें क्या होता है, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि जैसे कि आपने अभी ये स्किल सीखी कि आपको कैसे पेड़ लगाना है, ठीक है, अब लेकिन आप इसी के साथ साथ एक स्किल तो आ गई है, लेकिन अलग अलग मतलब कई अलग अलग स्किल्स को क्या करते हो, तालमेल बैठा लेते हो, जैसे जिसको क्या कहेंगे, हारमोनियस बैलेंस बैठा लेते हो, उसको कहते हैं कि मतलब कोई स्किल है उसको कंबाइन कर दिया, एक काम तो आपने सीख लिया लेकिन उसके साथ कोई और काम भी आपने साथ में ही करने लगे, उसी के साथ करने लगे, ठीक है। अचीविंग द डिजायर्ड लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस बाय इंटीग्रेटिंग मल्टीपल स्किल्स, मतलब एक से ज़्यादा स्किल्स आ गई हैं। पहले आप एक ही स्किल कर पा रहे थे जब आप एकदम क्या थे, न्यू न्यू थे उस काम में, एकदम न्यू थे, बिगिनर थे, तब आप उसके साथ कोई काम और नहीं कर पाते थे। लेकिन अब आप इतने एक्सपर्ट हो गए उस काम में कि आप उसके साथ आप कोई दूसरा भी काम कर पा रहे हो इन द हारमोनियस सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में कर पा रहे हो।
अब जैसे यहाँ लिखा है एक स्टूडेंट है, क्या लिखा है यहाँ पर कि एक स्टूडेंट है वो प्ले कर रहा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाइल सिंगिंग। ठीक है, वो क्या कर रहा है, एक स्टूडेंट है वो प्ले कर रहा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाइल सिंगिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग हैंड्स रिदम्स एंड वोकल कॉर्ड्स स्मूथली। मतलब ये हुआ कि अब वो क्या कर रहा है, साथ में गाना गाते हुए गिटार बजाना। ठीक है, तो गाना भी गा रहा है और गिटार भी बजा रहा है, दो चीजें एक साथ कर रहा है कि नहीं। तो पहले खाली हो सकता है वो उसको खाली गाना गाना आता था, ठीक है, गाना गा लेता था लेकिन उसको गिटार बजाना नहीं आता था। लेकिन जैसे जैसे उसने गाना गाया उसके बाद उसने या तो पहले गिटार बजाना सीख लिया। ठीक है, पहले क्या था, खाली उसने गिटार बजाना सीखो। तो वो जब गिटार बजाना सीखते तो हमें बहुत ध्यान लगाना पड़ता है, और जब ध्यान लगाना पड़ता है तो हम उस समय हम दो काम नहीं कर पाते हैं, एक ही काम कर पाते हैं। ठीक है, गिटार बजाया और गिटार बजाने के बाद अब क्या कर रहे हैं कि उसके साथ साथ वो सिंगिंग भी कर लेता है। जैसे कि गिटार बजा रहा है, गाना गा भी रहा है, हो सकता है वो डांस भी कर ले रहा है। तो ये हमारा हुआ कि आप क्या कर पा रहे हो, मल्टीपल स्किल्स को भी कर पा रहे हो। ठीक है, गिटार भी बजा रहा है, साथ में गा भी रहा है, सिंगिंग भी कर रहा है और साथ में डांस भी कर रहा है। तो ये आपने क्या कर लिया, आर्टिकुलेशन कर लिया। अब जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आप अभी तक बाइक नहीं चला पाते थे, तो जब तक आप किस लेवल पे थे, आपने किसी को देखा, इमिटेशन किया, फिर उसके बाद खुद से किया, मैनिपुलेशन किया, मैनिपुलेशन के बाद आप क्या करते हो, प्रिसीजन हो गए, मतलब आप उस पर परफेक्ट हो गए, प्रिसाइज हो गए, प्रिसीजन होने के बाद अब क्या कर रहे हो, अब देखा कि अब तो आप उस बाइक चलाना सीख गए हो, लेकिन अब सोच रहे हो कि मैं उसमें आर्टिकुलेशन कर लूँ। आर्टिकुलेशन का मतलब है कि बाइक के साथ साथ मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं स्टंट भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं स्टाइल भी मार सकता हूँ बाइक चलाते चलाते, मैं ऐसे ठीक है स्टंट भी कर सकता हूँ। तो ये हो गया कि आप अब ये आपकी क्या हो गई कि आप तो बाइक चला ले रहे हो, बाइक चलाना भी आ गया और साथ में स्टंट मारना भी आ गया। तो ये आपकी क्या हो गई, आर्टिकुलेशन हो गया कि आप मल्टीपल चीजें कर पा रहे हो। देखिए मैंने दो एग्जाम्पल दे दिए हैं, कंफ्यूजन नहीं होगी। नेचुरलाइजेशन क्या होता है, अब नेचुरलाइजेशन स्किल जो होती है ये हमारी हाईएस्ट लेवल है। कैसी है, हाईएस्ट है, क्योंकि ये सबसे टॉप पर आती है, हाईएस्ट लेवल है। यहाँ पर क्या होता है, अब आप मतलब इतने एक्सपर्ट हो चुके हो ना कि आपके जो ये आप सीख रहे थे स्किल्स, आप जो सीख रहे थे वो आपके अंदर आ चुकी हैं, ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ चुकी हैं। आपको अब ये सोचने का मतलब सोचना भी नहीं पड़ता है कि आपको करना क्या है, अब वो आपके अंदर से खुद निकलती हैं। ठीक है, ये हाईएस्ट लेवल होता है। यहाँ पर क्या होता है, स्किल इतनी मतलब क्या हो गई हैं, आपके अंदर जा चुकी हैं कि आपको बिल्कुल बिना किसी एफर्टलेस आप उस काम को कर पा रहे हो, एफर्ट नहीं लगाने पड़ रहे हैं आपको, आप ऐसे ही कर ले रहे हो। जैसे लिखा है, स्किल्स इज इंटरनलाइज्ड टू द पॉइंट वेयर परफॉर्मेंस बिकम एफर्टलेस, ऑटोमेटिक एंड नेचुरल। मतलब यही हुआ कि आपकी जो स्किल्स हैं वो आपके अंदर आ चुकी हैं, इंटरनलाइज्ड हो चुकी हैं टू द पॉइंट वेयर परफॉर्मेंस बिकम एफर्टलेस, जहाँ पर आप चीज़ों को नेचुरल वे में कर पा रहे हो। द लर्नर इज एबल टू अडेप्ट, मॉडिफाई और डिज़ाइन न्यू टेक्निक्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशनल रिक्वायरमेंट। और जो लर्नर है वो चीज़ों को मतलब उसकी एबिलिटी आ गई है, एबल है कि अडेप्ट कर सकता है, उसको चेंज जो भी चेंज करना होगा वो मॉडिफाई कर लेगा, डिज़ाइन कर सकता है कुछ नया उसमें, और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशनल रिक्वायरमेंट, जैसे जैसी सिचुएशन होगी वो उसी के बेसिस पे रिक्वायर कर सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप बाइक चलाने वाले हैं, बाइक चलाने से आप बाइक चलाते चलाते इतने अच्छे हो गए हो कि अब कहीं पर भी, पहले आपको हो सकता है बारिश होती थी तो डर लगता था, लेकिन आपने बाइक चलाते चलाते 2-3 बार बारिश में बाइक चलाते चलाते आप एकदम परफेक्ट हो गए हो कि आप कहीं पर भी बारिश हो या कुछ भी हो आप आराम से चला सकते हो। और यही होता है कि जब आप बाइक चलाते चलाते एकदम परफेक्ट हो गए हो तो आप पहाड़ों में भी जाते हो तो आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप को क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर है ना कि एक एक्सपीरियंस ड्राइवर है, मास्टर ड्राइवर जो है वो हैंडलिंग व्हीकल्स एफर्टलेसली इन
सीवियर ट्रैफिक, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है, वहाँ पर भी वो कंट्रोल, एक सर्जन है, एक्सपर्ट है, वो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को भी बहुत ही स्मूथली कर लेता है। तो ये हमारा होता है नेचुरलाइजेशन। और ये स्टेप्स हैं, इसकी ट्रिक तो पता ही हो गई, आई एम पैन। तो इसका मतलब होता है पहला इमिटेशन, आप चीज़ों को नकल करते हो, ये सबसे लोवेस्ट लेवल है। फिर उसके बाद आप उसमें मैनिपुलेशन करते हो, खुद से करके देखते हो। सीजन मतलब आपने एकदम एक्यूरेटली उस चीज़ को, आपकी स्किल्स बहुत ही अच्छी हो गई हैं, उसमें एक्यूरेट हो गई हैं। फिर आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन के बाद मतलब आप उसमें थोड़ा सा चेंज लाए, यहाँ पर क्या है, चेंज लेकर आते हो, कुछ नया करते हो। फिर उसके बाद आप नेचुरलाइज, वो चीज़ें आपकी हैबिट हो जाती, हैबिट बन जाती है, ठीक है, आपकी हैबिट हो गई है। प्रिसीजन का मतलब याद रखिएगा, एक्यूरेट, एक्यूरेट। मैनिपुलेशन मतलब यहाँ पर तो आप ऑब्जर्व कर रहे थे, ऑब्जर्व लिखा भी है, और यहाँ पर आप खुद से करते हो, सेल्फ, जितना याद रहता है आप खुद से करते हो। क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले है ये कल वाला रिलेटेड, जो कल पढ़ाया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, विच इज द सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। जो कॉग्निटिव डोमेन कल हमने पढ़ा था, एज पर एडर्सन, एडर्सन एंड क्रैथवोर। जो एडर्सन वाला है वो 2001 का है, किसका है, 2001 का है। और जो बेंजामिन ब्लूम का था वो 1956 का था। एक नाउन था, एक वर्ब था। अगर नहीं देखी है प्रीवियस वीडियो तो जाके देख सकते हैं, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसकी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको सीक्वेंस में लगाना है कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन को। यहाँ पर दिया है रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग, अप्लाइंग, इवैल्यूएटिंग। बहुत आसान है, इसमें एक चीज़ से आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले है रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग। पहले यही होता है रिमेंबर करना, फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग करना, फिर उसके बाद थर्ड लेवल पर आएगा अप्लाइंग करना, फिर आता है एनालाइज करना, लास्ट वन इज इवैल्यूएटिंग। लास्ट में हम क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए बी डी सी एंड ई। ठीक है, इसको ऐसे याद है, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग। पहले आपको चीज़ें याद रहती हैं, फिर आपके अंदर समझ आती हैं, समझ आने के बाद उसको अप्लाई करते हो, एनालाइज करते हो, लास्ट में इवैल्यूएट करते हो। इसमें एक चीज़ मिसिंग है, आप बता सकते हो क्या है? क्रिएटिंग नहीं है ना, सिंथेसाइज जिसको बोला गया था उसमें, इसमें बोला गया था क्रिएट। ठीक है, आगे आते हैं, ये रहा हमारा आंसर, ए बी डी सी ई। देखिए इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग यहाँ पर लिखा है। आप क्या करते हो, चीज़ें आपको याद रहती हैं, रिमेंबर है, अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर समझ आती है, आप उसको अप्लाई करते हो, एनालाइज करते हो, इवैल्यूएट करते हो, लास्ट में क्रिएट करते हो। और जो 1956 वाली थी उसमें क्या था, उसमें ये था कि आपको क्रिएट, जो सिंथेसाइज से लिखा था, मतलब जिसका क्रिएट ही होता है, मतलब उसका भी क्रिएट ही होता है, और फिर आप चीज़ों को इवैल्यूएट करते थे, बस ये डिफरेंस था। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पर यहाँ लिखा है कि जो नॉलेज है, नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन एंड application level in Bloom taxonomy belong to the higher level of cognitive learning। आप बताइए क्या करेंगे? पहले एक बार आप टेबल बनाइएगा, मतलब जो इसके स्टेप्स हैं उसको लिखिएगा। कह रहे हैं कि नॉलेज, नॉलेज है आपके अंदर कॉम्प्रीहेंशन है, आपके अंदर एप्लीकेशन, आप अप्लाई करते हो, एनालाइज करते हो, ठीक है, एनालाइज करके इवैल्यूएट करते हो और क्रिएट करते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पर इवैल्यूएट क्रिएट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा सिंथेसिस एंड इवैल्यूएट, क्योंकि उसमें नॉलेज था, कॉम्प्रीहेंशन था, एप्लीकेशन था।
ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो हमारी होती है ये हाईएस्ट लेवल होती है, ये 3 को दिया है और ये हाईएस्ट तो नहीं है, ये हमारी लोवेस्ट है। क्या है? लोवेस्ट लेवल है। वहीं पर ये जो है ये हमारी हाईएस्ट लेवल है। मेनली तो ये हाईएस्ट है, पर ये हमारी लोवेस्ट है और ये लोवेस्ट है। तो ये वाला हमारा गलत हो गया। फिर उसके बाद नीचे दे रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग एंड कैटेगराइजिंग बिलोंग टू द हायर लेवल ऑफ अफेक्टिव आउटकम। अब देखिए ये अफेक्टिव डोमेन का क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग और कैरेक्टराइजिंग, ये किसको, ये जो है वो किसको बिलोंग करता है? अफेक्टिव डोमेन को। ऐसा नहीं है ना, आंसर बताइए क्या होगा जल्दी से। अफेक्टिव डोमेन ये नहीं होगा। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ये हायर लेवल ऑफ है, तो ये बात तो हमारी सही है। देखिए पूरा लिखते हैं ना। सबसे पहले हमने क्या किया था? रिसीव किया था। रिसीव के बाद हमने क्या किया था? रिस्पॉन्ड किया था। फिर वैल्यूइंग की थी। वैल्यूइंग करने के बाद उसको क्या किया था? ऑर्गेनाइज किया था। और फिर हमने कैटेगराइज किया था। तो यहाँ पर कह रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग और कैटेगराइजिंग हाईएस्ट है, तो हाँ ये हाईएस्ट है। अच्छा एक मिनट आपको मैं बना देती हूँ, वैसे नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। तो सबसे पहले सबसे नीचे आता है, आप चीज़ों को रिसीव करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो, वैल्यू करते हो और फिर ऑर्गेनाइज करते हो और कैटेगराइज करते हो। तो ये टॉप लेवल पर है, यही हाईएस्ट है। सबसे लोवेस्ट ये है, रिसीव करना। तो ये वाला सही है, ये गलत है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। Knowledge, comprehension and application are the lower levels of cognitive learning. बता दिया है। आगे आते हैं। सॉरी, यहाँ पर है अरेंजिंग द लेवल, अभी बताया। अफेक्टिव डोमेन बहुत चिल्ला चिल्ला कर बताया। अफेक्टिव डोमेन इन करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर देना है, लोवेस्ट से हाईएस्ट। सबसे पहले रिसीविंग 1, फिर रिस्पॉन्डिंग 2, देन वैल्यूइंग 3, कैरेक्टराइजिंग आता है या ऑर्गेनाइजिंग आता है? ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजिंग। देख लीजिए ये आंसर सही है। रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टराइजिंग, कैरेक्टराइजेशन। ओके ओ ओके ओके ओके, आंसर देख लिया है। लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ साइकोमोटर डोमेन, कह रहे हैं कौन सा साइकोमोटर डोमेन है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ साइकोमोटर, अभी ये जो पढ़ा है ना एक्शन, कीवर्ड क्या है? एक्शन, हैंड, बॉडी मूवमेंट, ये याद रखिए। रिप्रेजेंट द हाईएस्ट लेवल ऑफ फिजिकल स्किल मास्टरी वेयर एक्शन बिकम ऑटोमेटिक एंड एफर्टलेस। बताइए कौन सा था जिसमें हमारे एक्शन अब तो ऑटोमेटिक आ गए हैं, ऑटोमेटिक एंड एफर्टलेस आप कर पा रहे हो। तो हमने क्या बताया है? आई इमिटेशन, फिर मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। तो यहाँ पर नेचुरली आपके अंदर क्या होता है? चीज़ें आ चुकी हैं, अब आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता, आप कर लेते हो। जैसे आप कार चलाते हो तो आप ब्रेक आराम से लगा ले रहे हो, ठीक है, ब्रेक हो गया, गियर हो गया, कुछ भी करना है, अब आपके अंदर वो चीज़ आ चुकी है, आपको सोचना नहीं पड़ता। आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, आप हर चीज़ कर लेते हो। तो नेचुरलाइजेशन ये जो हमारा है ये 5th हाईएस्ट लेवल है। डेव साइकोलॉजिस्ट साइकोमोटर टैक्सोनॉमी देव के द्वारा दिया गया, वेयर स्किल्स आर कंप्लीटली इंटरनलाइज्ड, ऑटोमेटिक एंड परफॉर्म्ड एफर्टलेसली। अब लास्ट हमारा है मैच द फॉलोइंग। ये कौन सा है? साइकोमोटर डोमेन लेवल है। इसको आपको देखो सबसे पहले दिया हुआ है इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन। executing action by following written instructions, memories। written instruction ये बताइए, ये मैंने आपको बताया ना कि चीज़ों को आप पढ़कर कर रहे हो। आपने पहले क्या किया? चीज़ों को देखा और अब क्या कर रहे हो आप उसको, ये हो जाएगा। ठीक। ऑब्जर्विंग एंड कॉपिंग, इमिटेशन, कॉपी का कीवर्ड आ गया। इंस्ट्रक्शन को आप रिटर्न इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हो या फिर आपने मेमोरी, मैनिपुलेशन हो गया। स्मूथ इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल फिजिकल मूवमेंट,
आप क्या कर रहे हो, स्मूथली चीज़ों को कर पा रहे हो। ठीक है, क्या कर पा रहे हो, स्मूथली चीज़ों को कर पा रहे हो, इंटीग्रेट करो, और वो भी मल्टीपल फिजिकल मूवमेंट, परफॉर्मिंग टास्क एक्यूरेटली। एक्यूरेटली कीवर्ड किसका है, प्रिसीजन का है। और आप क्या कर रहे हो, आर्टिकुलेशन में हो गया कि आप स्मूथली कोई इंटीग्रेशन कर पा रहे हो। और लास्ट में आता है नेचुरल, नेचुरलाइजेशन हमारा लास्ट में। आर्टिकुलेशन में आप क्या करते हो, मल्टीपल फिजिकल मूवमेंट, एक साथ एक से ज़्यादा काम कर पा रहे हो। ठीक है, जैसे बताया था ना कि स्टन बाइक भी चला लेते हो और स्टनिंग भी कर ले रहे हो, स्टन मार ले रहे हो, तो ये हमारा किस में आता है, मल्टीपल फिजिकल मूवमेंट में आता है। इमिटेशन का मतलब कीवर्ड याद रखिएगा कि कॉपी होता है। एक मिनट की मैं हाईलाइट कर देती हूँ, इसका कीवर्ड है कॉपी। और मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि आप मेमोरी के थ्रू जा रहे हो, आप कोई रिटर्न इंस्ट्रक्शन है उसके थ्रू जा रहे हो। प्रिसीजन का मतलब होता है एक्यूरेटली कोई काम कर रहे हो। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है एक से ज़्यादा काम उसी में इन्वॉल्व कर दिया, मतलब इंटीग्रेट कर दिया। ठीक, तो ये हमारा आंसर था। यहाँ पर ऑब्जर्विंग, कॉपिंग, रिटर्न स्टेप्स एंड मेमोरी ले लिया, प्रैक्टिस के थ्रू आपने एक्यूरेसी ला दी, और आर्टिकुलेशन का मतलब होता है आप कोऑर्डिनेट करते हो मल्टीपल एक्शंस को। तो यहाँ पर क्विक रिविजन्स भी हैं टीचिंग एग्जाम्स के लिए, या फिर यूजीसी नेट में बहुत ज़्यादा जरूरी होंगे। तो यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि अफेक्टिव डोमेन जो है उसको किसने दिया है, क्रैथहोल ने दिया है। साइकोमोटर डेव के द्वारा दिया गया है। कॉग्निटिव डोमेन जो रिवाइज वाली वो एडरसन और कैथहोल 2001 में दिया गया है। रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टराइजिंग, imitation, manipulation, precision, articulation, naturalization. Remember, understand, apply, analyze, evaluate, create. So I hope आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब हम लोग ने वही चीज़ 2-3 बार पढ़ी है। ठीक है, 2-3 बार वही पढ़ी है, तो हो सकता है अब आप भूलो भी ना इसको, क्योंकि हर चीज़ को हमने एक से ज़्यादा बार पढ़ी है, सारे स्टेप। और लास्ट में मैंने आपको ट्रिक भी दे दी है कि आप जब भी चाहेंगे इसको रिवाइज करने के लिए बस इतना पोर्शन देख लीजिए। आपको कीवर्ड अगर याद है तो आप क्वेश्चन बहुत आसान